नमस्कार। स्टडी विद सीपी इसराम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कल हमने अमावस्या के बारे में बात कर ली थी। आज हम कौन से अंक के बारे में बात करेंगे? आज हम जिस अंक के बारे में बात करेंगे वो अंक है छोटी आंख। कौन सा अंग है? छोटी आंख। छोटी आंख के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले दो नाम है, एक है छोटी आंख और एक है बड़ी आंख। तो इसका नाम छोटी आंख क्यों पड़ा? और हम जानते हैं कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग होने के बाद भी नाम इसका क्या रखा है? छोटी आंख। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसकी लंबाई बड़ी आंख से क्या है? ज्यादा है, परंतु इसका व्यास क्या है? कम है। यानी इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई बड़ी आंख से ज़्यादा है, लेकिन इसका व्यास में यानी मोटाई, इसकी मोटाई बड़ी आंख से क्या है? छोटी है, इसलिए इसको बोलते हैं छोटी आंख। और उसके बाद छोटी आंख के क्या भाग? छोटी आंख के भाग, तो छोटी आंख के 3 भाग हैं। इनको याद रखने का तरीका है DJI। कौन सा? DJI। डी का मतलब है ड्यूडीनम, जे का मतलब है जेजुनम, और आई का मतलब है इलियम। इसको बोलते हैं शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। ये है ग्रहणी। ये कौन सी? शुद्रांत्र, मध्यांतर, और मध्यांतर के बाद ये कौन सी? ये है शुद्रांत्र। हिंदी में इनका नाम है ग्रहणी, मध्यांतर और शुद्रांत्र। हिंदी में नाम क्या है? ग्रहणी, मध्यांतर और शुद्रांत्र। जबकि अंग्रेजी में नाम है ड्यूडीनम, जेजुनम और इलियम। और याद रखना, मानव शरीर में भोजन का सबसे अधिक भोजन का पाचन छोटी आंख के कौन से भाग में होता है? आप कहोगे छोटी आंख के ग्रहणी भाग में होता है। मानव शरीर यानी जितना भी पाचन का सर्वाधिक प्रतिशत या सर्वाधिक पाचन कौन से भाग में? सर्वाधिक पाचन ग्रहणी के कौन से भाग में होता है? छोटी आंख के कौन से भाग में? ग्रहणी भाग में संपन्न होता है। उसके बाद अगला है इसमें 2 प्रकार के रस आकर क्या करते हैं? इसमें 2 प्रकार के रस आकर मिलते हैं। कौन से 2 प्रकार के रस मिलते हैं? तो चित्र को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि अग्ना से जो भी रस स्रावित होता है वो छोटी आंख के कौन से भाग? पहले भाग यानी ग्रहणी भाग में आकर मिलता है, और वहां से यकृत के पित्ताशय भाग से जो रस स्रावित होता है वो भी
छोटी आंत के ग्रहणी भाग में मिलता है। तो इसका मतलब नंबर 1 कहाँ से, नंबर 1 है पित्त से कौन सा रस, पीत रस। और नंबर 2 कौन सा, नंबर 2 अग्नाशय से कौन सा रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। अब हम अग्नाशय रस के बारे में बात करेंगे। पहले इनका संगठन क्या है, अग्नाशय रस से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। तो ये बात, तो देखो अब पढ़ेंगे अग्नाशय रस। और याद रखना अग्नाशय रस एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि जो बहिस्राव भी करे, अर्थात हार्मोन का स्त्रावण भी करे और एंजाइम का स्त्रावण भी करे, वो कहलाती है मिश्रित ग्रंथि। और अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अगर हार्मोन की बात करें तो अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक 2 हार्मोन का स्त्रावण करती है। और एंजाइम, बहुत सारे एंजाइमों का स्त्रावण होता है कौन से भाग से, अग्नाशय भाग से। तो है अग्नाशय से स्त्रावित हार्मोन। अग्नाशय से स्त्रावित हार्मोन की बात करें तो एंजाइम, क्या एंजाइम। हार्मोन के बारे में हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं किसकी, एंजाइम की। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम, एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम, एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज काइमोट्रिप्सिन को सबसे पहले एंटेरोकाइनेज क्या करता है, तो लिखोगे यह काइमोट्रिप्सिन को किसमें बदलता है, ट्रिप्सिन में बदलता है। किसमें बदलता है, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यानी ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। किसमें, एमिनो अम्लों में। इसमें अमीनो अम्ल में, कौन, ट्रिप्सिन। इसका मतलब एंटेरोकाइनेज एंजाइम काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है और ट्रिप्सिन आगे क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में परिवर्तित करता है, यानी प्रोटीन का क्या करता है, पाचन। ये 1 नंबर। दूसरा नंबर का एंजाइम है लाइपेज। कौन सा एंजाइम, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है। यह वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है, एंजाइम वसा का पाचन करता है, यानी जो वसा है उसको किस में बदलता है। ये एक तो वसीय अम्लों की प्लस ये बदलता है, एक तो वसीय अम्ल में और दूसरा बदलता है ये किस में, वसीय अम्ल के साथ ये एक और उत्पाद बनाता है, कौन सा, ग्लिसरॉल। यानी लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है और यानी वसा का पाचन करके लाइपेज वसा को किसमें बदलता है, वसीय अम्लों में बदलने का कार्य करता है। तीसरा एंजाइम नाम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। एक
लार द्वारा स्रावित की एंजाइम था कौन सा? लार एमाइलेज। लार एमाइलेज का क्या कार्य था? लार एमाइलेज स्टार्च को किस में बदलता था? माल्टोज में बदलता था, यानी पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलने का कार्य करता था कौन? लार एमाइलेज। ये कार्य है कौन, किसका? एमाइलेज का। यानी पॉलीसैकेराइड कौन सा? स्टार्च। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड है। सैकेराइड मतलब शर्करा, पॉलीसैकेराइड है और इसको बदलता है किसमें? माल्टोज यानी डाइसैकेराइड। एमाइलेज एंजाइम का कार्य है कि पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में बदलना। पूछ लिया जाएगा पॉलीसैकेराइड स्टार्च डाइसैकेराइड माल्टोज में किस एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित होता है, तब आप उत्तर क्या बताओगे? उत्तर बताओगे एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। ये 3 नंबर के बाद चौथा नंबर एंजाइम है माल्टोज। कौन सा एंजाइम है? माल्टोज। नंबर 4 एंजाइम है माल्टोज एंजाइम। माल्टोज एंजाइम एक डाइसैकेराइड है जिसका नाम है माल्टेज। तो इस माल्टेज को क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? माल्टोज। तो माल्टोज क्या करता है? तो आप लिखोगे डाइसैकेराइड शर्करा माल्टेज का क्या करता है? पाचन करता है। किसका पाचन करता है? माल्टेज का। यानी माल्टेज का पाचन किसमें होता है? माल्टेज के पाचन से ग्लूकोज के कितने अणु बनते हैं? 2, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। उसके बाद नंबर 4 माल्टेज के बाद सुक्रेज। कौन सा एंजाइम? सुक्रेज एंजाइम क्या करता है? नंबर 5 एंजाइम है सुक्रेज एंजाइम किसका पाचन करता है? सुक्रोज का पाचन। किसका पाचन? सुक्रोज का। तो सुक्रोज का पाचन किस में होगा? एक तो होगा ग्लूकोज में और दूसरा होगा फ्रक्टोज में। किस में? फ्रक्टोज में। तो डाइसैकेराइड शर्करा सुक्रोज बदलेगी मोनोसैकेराइड ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस क्या? फ्रक्टोज। उसके बाद अगला एंजाइम कौन सा? लैक्टेज। कौन सा एंजाइम? लैक्टेज एंजाइम कौन सी डाई शर्करा का लैक्टोज का क्या करता है? पाचन करता है। लैक्टोज का क्या करता है? पाचन करता है। यानी लैक्टोज शर्करा को किसमें बदलेगा? मोनोसैकेराइड शर्करा। और वो मोनोसैकेराइड शर्करा कौन सी होगी? तो नंबर 1 होगी ग्लूकोज। तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा? एक संरचना है जिसका नाम है गैलेक्टोज। क्या? गैलेक्टोज। कौन सी शर्करा? गैलेक्टोज। यानी ये डाइसैकेराइड लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदलने का कार्य करता है कौन? लैक्टोज। लैक्टोज के बाद 6 नंबर एंजाइम है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों का क्या करता है? पाचन करता है। न्यूक्लिक अम्ल का क्या करेगा? पाचन करेगा। न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। न्यूक्लिक अम्लों का क्या करता है? पाचन करता है। यानी न्यूक्लिक अम्लों को किस में बदलेगा? ये बदलेगा न्यूक्लिक अम्लों में
न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड आगे इसमें बदलेगा, न्यूक्लियोसाइड में बदलेगा। तो याद रखना, अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम स्रावित होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला एंजाइम कौन सा था? सबसे पहला एंजाइम था नंबर 1 एंजाइम एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलता है, और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। उसके बाद कौन सा? लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन। ये किसका करेगा? आगे बढ़ के प्रोटीन का पाचन। उसके बाद नंबर 3 था कौन सा? एमाइलेज किसका पाचन? स्टार्च। किसमें? डाइसैकेराइड। किसमें कर रहा था? डाइसैकेराइड में। उसके बाद अगला कौन सा एंजाइम था? माल्टेज। 5 नंबर कौन सा? सुक्रेज। 6 नंबर कौन सा? लैक्टेज। और 7 नंबर कौन सा? न्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियेज। ये कर रहा था माल्टोज को किस में बदल रहा था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ये माल्टेज को किस में बदल रहा था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और ये किसको? न्यूक्लिक अम्लों का क्या करता था? पाचन। किसका? न्यूक्लिक एसिड का क्या कर रहा था? पाचन। न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता था। इस प्रकार ये अग्नाशय रस से एंजाइम निकलते हैं तथा पाचन की क्रिया को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। ये बात भी थी छोटी आंत में स्रावित कौन से रस की? अग्नाशय रस की। अगला रस कौन सा है? पीत रस। कौन सा? पीत रस। सबसे पहले पीत रस का स्त्रावण कौन करता है? प्रश्न आएगा। पीत रस का स्त्रावण कहाँ होता है? कहाँ से होता है? उसके बाद आएगा संग्रहण का होता है। तो याद रखना, पीत रस का स्त्रावण कौन से भाग से? यकृत भाग से। और पीत रस का संग्रहण कौन सा? पित्त से। उसके बाद पीत रस का संगठन। पीत रस के संगठन में एक होता है पित्त वर्णक। क्या होता है? पित्त वर्णक। पित्त रस के संगठन में नंबर 1 पित्त वर्णक, और दूसरा होता है पित्त लवण। पित्त लवण क्या करता है? पित्त लवण वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। इस क्रिया को बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण। तो ये पायसीकरण में सहायक है। और पित्त वर्णक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला पित्त वर्णक है बिलरुबिन, और दूसरे नंबर का है बिलवर्डिन। बिलरुबिन तथा बिलवर्डिन इनका सबसे पहला कार्य है कि यहाँ आमाशय में भोजन कौन से माध्यम में था? कल आपको बताया गया कि आमाशय में भोजन HCl के द्वारा कौन से माध्यम में बदल जाता है? अम्लीय माध्यम में। तो उस भोजन को वापस पुनः क्षारीय माध्यम बनाते हैं। कौन? बिलवर्डिन और बिलरुबिन। उसके बाद बिलवर्डिन और बिलरुबिन का कार्य क्या है? बिलवर्डिन और बिलरुबिन 2 प्रकार के क्या है? वर्णक है। और बिलवर्डिन नामक वर्णक में क्या पाया जाता है? बिलवर्डिन नामक वर्णक में यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक? इसमें एक वर्णक है जिसका नाम है यूरोक्रोम। और इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला।
प्रश्न पूछ लिया जाएगा मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है, तब उत्तर क्या आएगा, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। और दूसरा याद रखना, अगर बिलवर्डिन और बिलवर्डिन और बिलरुबिन की क्या कर हो जाए, अगर मात्रा बढ़ जाए, मात्रा बढ़ने पर एक रोग होता है, उस रोग का नाम क्या है, पीलिया रोग। कौन सा रोग, पीलिया। बिलवर्डिन और बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होता है। अब इसमें याद रखना, पित्ताशय का स्त्रावण यकृत से, पीतरस का संग्रहण कौन से स्थान से, पित्ताशय से। उसके बाद इनके संगठन की बात करें तो संगठन में एक होता है पित्तवर्णक दो प्रकार के, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। एक होता है पित्तलवण, पित्तलवण का कार्य है पायसीकरण। पायसीकरण का मतलब होता है वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में क्या करना, गोलियों में सरलीकृत करना। क्या करना, सरलीकृत। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में सरलीकृत करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पायसीकरण। उसके बाद बिलवर्डिन और बिलरुबिन ये भोजन को अम्लीय माध्यम से पुनः कौन से माध्यम में बदलते हैं, क्षारीय माध्यम में बदलते हैं। उसके बाद बिलरुबिन और बिलवर्डिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होता है। उसके बाद बिलवर्डिन नामक वर्णक में बिलवर्डिन में एक यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है, और इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही मूत्र का रंग कैसा होता है, मूत्र का रंग होता है पीला। अभी बता दिया था पहले कि छोटी आंत का कौन सा भाग, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, दूसरा भाग कौन सा, मध्यांत्र, तीसरा भाग क्षुद्रांत्र। तो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन की क्रिया क्या होती है, संपादित होती है। अब ये बड़ी आंत यहाँ शुरू हुई थी, बड़ी आंत शुरू होने के बाद एक संरचना है अपेंडिक्स। क्या, अपेंडिक्स। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स है बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में, बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में पाई जाती है, और ये क्या करती है, ये घास यानी सेलुलोज का पाचन करने में क्या होती है, सहायक होती है। तो प्राचीन समय में जब आदि मानव पेड़ पौधों से प्राप्त सीधे कच्चे पदार्थों का उपयोग करता था, उस समय उन घास फूस को पचाने में कौन सहायक थी, अपेंडिक्स। लेकिन आज मानव क्या हो गया है, उसने वृद्धि कर ली है, विकास किया, और क्या हुआ, अब घास का सेवन नहीं करता। इसका मतलब घास के पाचन की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब मानव के लिए अपेंडिक्स कोई अब काम की नहीं है। और वे अंग जिनकी किसी प्राणी को आवश्यकता नहीं होती, वो अंग उस प्राणी के लिए क्या कहलाते हैं, उस प्राणी के लिए कहलाते हैं अवशेषी अंग। क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग। तो अपेंडिक्स भी मानव के लिए क्या है, एक प्रकार की अवशेषी अंग है। और याद रखना, ये किसका पाचन करती है, घास यानी सेल्यूलोज का पाचन करती है। किसका, सेल्यूलोज। अब खरगोश में जो अपेंडिक्स पाई जाती है वो क्या करती है, खरगोश के लिए सेल्यूलोज का पाचन करती है। लेकिन खरगोश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खरगोश की अपेंडिक्स में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है, सूक्ष्म जीव
पाया जाता है। उस सूक्ष्म जीव का नाम है ई कोलाई। कौन सा? ई कोलाई। तो यानी खरगोश की अपेंडिक्स में ई कोलाई नामक सूक्ष्म जीव पाया जाता है। खरगोश की अपेंडिक्स खरगोश के लिए सेलुलोज का पाचन करती है। मानव के लिए ये अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। अगला अंग कौन सा? अगला अंग है बड़ी आंत। कौन सा? बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं स्त्रावित करती, यानी किसी प्रकार के एंजाइम का स्त्रावण नहीं करती। कौन? बड़ी आंत। और न ही उसका सहयोगी अंग। दूसरा, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। पाचन की क्रिया क्या? नहीं होती। तीसरा, ये क्या करती है? ये भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती है। कौन से भोज्य पदार्थों का? तो ये सबसे पहले इसका अवशोषण करती है। नंबर 1, जल और खनिज लवण। जल और किसका? जल और खनिज लवणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। अब बड़ी आंत के भाग की बात की जाए तो बड़ी आंत के 3 भाग है। नंबर 1 भाग याद रखने का ट्रिक है CCR। और दोबारा याद दिला दूं, छोटी आंत के लिए DJI या DJ आया। तो इसका मतलब है सिक्कम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम को बोलते हैं मलाच्छी। क्या बोलते हैं? मलाच्छी। इसको बोलते हैं क्या? अंधनाल, या बोलते हैं आंध्रनाल। ये इनका हिंदी में नाम है। इसको बोलते हैं बृहदांत्र। क्या बोलते हैं? बृहदांत्र। इसमें कुछ खास बात नहीं है। बड़ी आंत क्या करती है? जल तथा खनिज लवणों का क्या करती है? अवशोषण करती है। या सर्वाधिक अवशोषण भी कौन से भाग में? बड़े आंत में। और बड़ी आंत किसी एंजाइम को क्या नहीं करती? स्त्रावित नहीं करती। पाचन की क्रिया बड़ी आंत में नहीं होती। अवशोषण की क्रिया होती है। इनके 3 भाग है, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। रेक्टम यानी मलाशय। मलाशय में किसका? मल का संग्रह। मल का क्या होता है? संग्रह। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने जैसी कि जो मल की विशेष गंध, मल की विशेष गंध एक रसायन के कारण होती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो मल है ना, उसकी विशेष गंध किस रसायन के कारण आती है? तब आप बताओगे मल की विशेष गंध इंडोल। कौन सा? इंडोल नामक रसायन है। और इंडोल नामक रसायन के कारण मल की विशेष प्रकार की गंध आती है। छोटी आंत की बात कर ली। अब कल हम थोड़ी यकृत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद पाचन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।